तो जी हाँ, टॉपिक का नाम है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ। उस पार्ट वन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनाब ये पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। कहाँ गया मेरा पॉइंटर? ये गया भैया। ये पॉइंटर सही तरह नहीं कर रहा, इसको ज़रा थोड़ा सा हम अगर यहाँ से हाईलाइटर ले लें तो ज़्यादा मज़ा रहेगा। जनाब ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देखना। डिस्कस करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके भी 2-3 पार्ट्स बनाएंगे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय सादरवर और आपसे अरदास और बेनती मेरी यही है, प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड नको करो और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो और दूसरे स्टूडेंट्स के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा के मारो। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मेसी और केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ी शानदार और जानदार है। चलो बढ़ते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता का है सीई कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन सेपरेट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर स्पीशीज फ्रॉम ए मिक्सचर क्विकली। ये जल्दी से रिजल्ट देता है, एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है और भैया आपका खर्चा बड़ा कम आता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसर्चर टाइम। ठीक क्या है? पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है डेट कैन सेपरेट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर स्पीशीज। यही इसकी मैंने एप्लीकेशन की एक हेडिंग डाल दी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टराइजेशन एंड डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं आगे। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट आयंस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या है? वीडियो 1 अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बेस पर। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एनालिटिकल टेक्निक है जो सेपरेट करती है किसको? आयंस को सेपरेट करती है। किस बेस पर? बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं आयंस की अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भाग जाने की सलाहियत। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी देखो भाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को समझना है तो थोड़ा सा ना पहला पार्ट को देख लेना। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द एटम्स रेडियस। इन तीन चीज़ों पर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड करती है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या है। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ आप बराबर का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट म्यू लगाते हैं। जो कांस्टेंट म्यू है इसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। द रेट एट विच अ पार्टिकल मूव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा ना हमने, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। द ग्रेटर द फील्ड स्ट्रेंथ, द फास्टर द मोबिलिटी। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बांध के जेब में रख लो, पर्स में रख लो, वॉलेट में रख लो। जो न्यूट्रल स्पीशी आर नॉट इफेक्टेड, न्यूट्रल स्पीशी पे कोई असर ही नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ चार्ज स्पीशी पे असर होता है। न्यूट्रल स्पीशी आर नॉट अफेक्टेड, ओनली आयंस मूव विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया जो आयंस हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस लगाता है अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। जो न्यूट्रल स्पीशी है वो बेचारी, उसके मजे ना वो सज्जे भागती ना वो कब्बे भागती, वो कहीं भी नहीं भागती, कोई चार्ज ही नहीं है। If two ions are the same size, the one with greater charge will move the faster. वो आयन, जब दो आयन अगर सेम साइज के हो तो वो आयन जिसका चार्ज ग्रेटर हो उसकी रफ्तार ग्रेटर है। For ions of same charge, the smaller particle has less friction and overall faster migration rate. भैया एक ये है और एक ये है, स्मॉलर साइज इसका है, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम, ये चिड़ी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको कम फेस करनी पड़ेगी, इसकी माइग्रेशन रेट फास्टर है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड most predominantly because it gives faster result and provide high resolution separation। अच्छा रिजल्ट देती है भैया,
फिर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप को देखते हैं। इधर पहले एक डायग्राम को देख लो, ये इंस्ट्रूमेंटल सेटअप की डायग्राम है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, यहाँ पर बफर होता है, क्यों होता है आगे हम बताते हैं। सोर्स वाइल, यहाँ पर आपका सोर्स वाइल बफर होता है, ये आपका सैंपल वाइल, और यहाँ पर हाई वोल्टेज, और ये चांद की तरह की आधा चांद, कल जब देखा मैंने चांद झरोके में, किया उसको सलाम तेरे धोखे में। ये जो आधा चांद है ना, कैपिलरी, इसको बोलते हैं कैपिलरी। जनाब ये कैथोड है, ये डिस्टिलेशन वाइल है। वाइल क्या होती है, नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, जरा इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। A typical capillary electrophoresis system consists of high voltage power supply, a sample introduction system, a capillary tube, और नीचे जो डायग्राम आपको दिखाई थी ना, उसको लफ्जों का लिबास बनाकर सतह यहाँ आपके सामने लिख दिया। A detector and an output device. Some instrument include a temperature control. कुछ इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर कंट्रोल भी उनमें डिवाइस होती है, यानी ऐसी डिवाइस होती है, सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। भैया क्यों इनमें इनमें जो टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम क्यों होता है? टू एंश्योर रिप्रोड्यूसिबल। एक मिनट रुक जाओ यार, जरा मैं थोड़ा ना, एक मिनट भैया, एक मिनट बस। पढ़ा कर हमारी कमर थक गई है, और आप समझ पाए कि ना समझ पाए, हमारी कमर थक गई पढ़ा कर। एक मिनट रुक जाओ बस, एक सेकंड, जाना नहीं है। सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट्स भी कर देना। सम इंस्ट्रूमेंट include a temperature control device to ensure reproducible result. This is because the separation of sample depend on electrophoretic mobility and the viscosity of the solution decrease. टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और विस्कोसिटी पर तो डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस भी कुछ इंस्ट्रूमेंट में हम लगा देते हैं। each side of the high voltage power supply is connected to electrode. आपने देखा कि ये हाई वोल्टेज की जो पावर सप्लाई थी, ये इस एनोड के साथ जुड़ी हुई कनेक्टेड, और ये कैथोड के साथ कनेक्टेड। भैया यही तो बात हम कर रहे हैं। Each side of the high voltage power supply is connected to an electrode. These electrode help to induce an electric field to initiate the migration of sample, आगे जाके देखते हैं, from the anode to the cathode through a capillary tube. तो कैपिलरी, हाँ कैपिलरी ट्यूब क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी पाओ। The capillary is made up of fused silica and is sometimes coated with polyimide. Each side of the capillary tube is dipped in a vial, थोड़ी शीशी समझ लो vial, containing the electrode and an electrolytic solution or aqueous buffer. Before the sample is introduced to the column, the capillary must be flushed with the desired buffer solution. Flush नहीं करते, धोते नहीं है, वही तो बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में आज थोड़ी तफसील से बात करने का मूड बन गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस is the process, बोर नहीं होने देंगे आपको। Electrophoresis is the process in which the sample ion move under the influence of an applied voltage. The ion undergoes a force that is equal to the product of net charge and the electric field strength. It is also affected by a drag force, drag force that is equal to the product of F, the translational friction coefficient. F क्या है? Translational friction coefficient and the velocity. This lead to the expression for electrophoretic mobility का symbol क्या है? mu. EP electrophoretic mobility, ये electrophoretic mobility आप सिर्फ mu से भी लिख सकते हो, Q over F. Q क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जनाब F क्या है? ये फ्रिक्शनल जो ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी की जो फ्रिक्शन है, उसको हम ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट F, और ये बराबर है 6 पाई ईटा R। थोड़ी सी फिजिक्स इसमें आ गई। अच्छा, where F for a spherical particle is given by Stokes law. Stokes law एक अलग से चीज है, वो आप नेट पे सर्च करो कि स्टोक लॉ क्या है। Eta is viscosity of the solvent and R radius of the
an atom. The rate at which these ions migrate is dictated by the charge to mass ratio. The actual velocity of ions is directly proportional to E. देखो जी, जो velocity है ना वो directly proportional है इलेक्ट्रिक फील्ड E के. फिर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप खत्म करो और बराबर का साइन लगाओ और फिर एक कांस्टेंट लगाओ. ये जो कांस्टेंट है ना इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं. ये हमने E लिख दिया. तो ये इक्वेशन आपके सामने धर दी है. The relationship shows that a greater voltage will quicken migration. भैया velocity देखो, वोल्टेज E ज्यादा, माइग्रेशन वेलोसिटी ज्यादा. सादा सी बात है ना. आगे 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 इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो. द इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो इज कॉज्ड बाय, क्या होता है देखते हैं, डायग्राम से समझेंगे. The electroosmotic flow is caused by applying high voltage to electrolyte filled capillary. This flow occurs when the buffer running through the silica capillary has a pH greater than 3 और 9 के तक इसकी pH होनी चाहिए. And the SiOH ये ग्रुप्स होते हैं किसके अंदर, कैपिलरी के अंदर. जब बफर की pH ग्रेटर देन 3 होती है तो ये वाला प्रोटॉन, यार मैं ज़रा थोड़ा सा बारीक वाला मार्कर यहाँ से ले लूँ. पेन. ये वाला प्रोटॉन, भैया मार्कर का मसला हो गया. ये वाला प्रोटॉन हम यहाँ से रिमूव करते हैं जिसकी वजह से SiO नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये जैसे आप देख रहे हैं SiO नेगेटिव, जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कैपिलरी, अगर आप कैपिलरी की एक साइड ड्रा करें तो इस पर नेगेटिव सारी ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि कैपिलरी के अंदर SiOH ग्रुप्स होते हैं और उनका H आयन प्रोटॉन रिमूवल हो जाता है, डी प्रोटीनेशन हो जाती है, लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नेगेटिव आयन्स रह जाते हैं जो ऐसे हम देख सकते हैं. ये कैपिलरी है. अगर डायग्राम में आप देखना, द कैपिलरी वॉल देन हैज ए नेगेटिव चार्ज, ये तो कहा ना नेगेटिव चार्ज, विच डेवलप ए डबल लेयर ऑफ कैटायन, और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं और डबल लेयर बन जाती है. मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ, जरा आप इसे ना खुद पढ़ लो भैया. इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो की एक डायग्राम है, ये देखो इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो. ये कैपिलरी ट्यूब की वॉल है, इस पे सारा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ गए, और ये पॉजिटिव आयन जो कि सोल्यूशन में है, और ये आपका एनोड है, और भैया ये नेगेटिव वाला क्या है, ये आपका कैथोड है. और इसे मज़ीद डिस्कस करते हैं. हाँ जनाब, ये कैपिलरी सरफेस, ये आपके मैं ज़रा हाइलाइटर निकाल लूँ, उससे ज़रा बेहतर हो जाएगा. ये आपकी कैपिलरी, ओहो ये क्या हो गया, ये आपकी कैपिलरी सरफेस, और इस पर ये नेगेटिव ये इतने नेगेटिव होते हैं कि इन पर ना पॉजिटिव आ जाता है, यानी इनके पॉजिटिव आ जाता है, और ये फिक्स्ड लेयर कहलाती है, टाइटली एब्जॉर्ब्ड कैटायन. और फिर क्या होता है, ये ठीक है कि पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ नेगेटिव फिर भी नेगेटिव रह जाते हैं, यानी कि अपोजिट आयन पॉजिटिव नहीं इनको मिलते, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं, तो मज़ीद पॉजिटिव आ जाते हैं, ये मज़ीद पॉजिटिव आ रहे हैं, फिर इनके नेगेटिव काउंटर आने जाते हैं. तो ये जो ये वाली लेयर बनते हैं इसको कहते हैं फिक्स्ड लेयर, स्टेशनरी लेयर. और जो ये लेयर है इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर. डिफ्यूज लेयर में कैटाइन ज़्यादा होते हैं एनाइन से. और फिर ये है बल्क सोल्यूशन, जिसमें कैटाइन और एनाइन का लेवल बराबर होता है. और फिर जो नीचे कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी, इसका क्रॉस सेक्शन करके दिखाया, ये कैपिलरी की दूसरी साइड और ये कैपिलरी की पहली साइड, और इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं. डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. थ्योरी में चीज़ें आप पढ़ोगे, डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कैपिलरी ट्यूब, इस पर ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपको पता चल गया, क्योंकि SiO H रिमूव हो जाता है, ये नेगेटिव, ये बहुत सारे ग्रुप लग जाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है, और कुछ नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, फिर भी कुछ नेगेटिव चार्ज एक्सपोज रह जाते हैं, तो उन पर और मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह आपके पास फिक्स लेयर बन जाती है, डिफ्यूज लेयर बन जाती है, और ये बल्क सोल्यूशन की लेयर बन जाती है. फिर आप देखो यहाँ पर
एनोड लगा हुआ है और यहाँ पर कैथोड लगा हुआ है। जब आप एनोड और कैथोड, और ये आपका फिक्स्ड लेयर है, ये डिफ्यूज लेयर है, ये बल्क सोल्यूशन है। अब देखना इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो को देखना। जब आप यहाँ पर करंट चालू करते हो, इसको कनेक्ट करते हो वोल्टेज के साथ, तो फिर देखना क्या होता है। देखो जब आप करंट को चालू करते हो ना, तो जितने भी पॉजिटिव आइन हैं, पॉजिटिव आइन ज़्यादा हैं, ये सारे पॉजिटिव आइन ना रेस लगाते हैं कैथोड की तरफ, भागते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव है। जब ये कैथोड की तरफ भागते हैं तो इनके साथ ये जुड़े हुए बाकी चीज़ें भी कैथोड की तरफ भाग जाती हैं। इसको इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक बोलते हैं। ये देखो जब आपने करंट चालू किया तो डिफ्यूज लेयर भागी, उस पर जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव थे वो भागे कैथोड की तरफ, और डिफ्यूज लेयर के साथ जुड़ी हुई थी बल्क सोल्यूशन की लेयर, वो सारी भी भागी कैथोड की तरफ। यानी एक ही डायरेक्शन, कैथोड वाले डायरेक्शन में सारा मटेरियल भागा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। ये मैंने इस डायग्राम में कुछ दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस इसको आज हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कोई मेरी गलती हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।